यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू कुमार यादव और आप देख रहे हैं एग्जामपुर। 10वीं कक्षा का इतिहास शुरू किए हैं, जिसमें से पहला पार्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है और पार्ट 2 आपको पढ़ाना बाकी है। बड़ी मजेदार पार्ट है दोस्तों ये। कहने का मतलब है कि आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पाठ को समझने के बाद। इटली का एकीकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर इकट्ठा करना शुरू हो गया था, जिससे एक नई व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन जैसे ही वियना सम्मेलन हुआ, नेपोलियन की हार हुई, तो फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसके लिए जनता तैयार नहीं थी और जनता चाहती थी कि उनका देश अब एक होकर रहे। देखिए, इटली के एकीकरण में काफ़ी समस्याएं थी, जिनमें पहली का समस्या था ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक नहीं चाहता था। 1815 की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड थी। तो ये देश जो खास तौर पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये चाहते थे कि जो छोटे छोटे राज्य है मिलकर एक बड़ा देश ना बने, क्योंकि जो आदमी बड़ा बन जाता है उस पर अपना कब्जा कैसे किया जाएगा, अपना प्रभुत्व कैसे जमाया जाएगा, या फिर उसको डरा धमका कर कैसे रखा जाएगा। मतलब कोई कमजोर होगा तब ना एक शक्तिशाली होगा, कमजोरों पर ही शासन किया जाता है। इसी उद्देश्य को रखते हुए इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और फ्रांस नहीं करने देना चाहते थे। रोम में पोप का प्रभाव। अब रोम क्या है? इटली की राजधानी है। और पता है, इटली जो था, जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसमें से एक बहुत शक्तिशाली राज्य था पोप का। पोप जो होते हैं ईसाइयों के धर्म गुरु होते हैं, और पोप के समर्थक भी बहुत थे। पोप के इटली के एकीकरण का मतलब पोप के राज को मिलाना होगा। पोप शक्तिशाली था। पोप की सहायता के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड सभी खड़े मिलते, इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या थी। और तीसरा बड़ी समस्या का नाम है राष्ट्रवाद का अभाव। राष्ट्रवाद का अभाव, इटली के लोग जो थे उनमें राष्ट्रीयता की उस समय अभाव थी। राष्ट्रीयता के अभाव के कारण वे अपने देश का मतलब कि कौन सा हिस्सा कौन जीत ले गया उससे कोई उनको मतलब था नहीं। खास तौर पर देखा जाए तो उनको आदत लग चुकी थी कि हम छोटे छोटे राज्यों में ही रहें और परेशानियों का सामना करते करते रहें। क्षेत्रवाद का प्रभाव। इसके अलावा समस्या क्या थी? क्षेत्रवाद। जैसे कि इंडिया में होता है ना दोस्तों, कि क्या होता है कि जो मराठी होते हैं तो महाराष्ट्र के लिए ही, महाराष्ट्र को तरक्की में होना देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि बिहार सबसे चौपट राज्य है। बिहारी लोग चाहते हैं कि बिहार जो है सब राज्यों से आगे निकल जाए। तो हम लोगों में क्षेत्रवाद इतना हावी है कि हम लोग क्षेत्रवाद, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन अलग थलग पड़े हुए हैं, जबकि एक सूत्र में बांधने का काम करता है एक हमारा राष्ट्र। जिस दिन हम क्षेत्रवाद को छोड़ देंगे उस दिन राष्ट्र प्रगति करने लगेगा। तो इससे बड़ी समस्या कोई हो ही नहीं सकती है। और यह समस्या कहाँ थी? तो इटली की थी। और क्षेत्रवाद के प्रभाव के बाद, लेकिन भले लाख तूफान आए, बहुत बढ़िया गाना है, आप लोग सुनिएगा। तो भले ही कितना भी समस्या हो जाए उसका हल होता ही है। कुछ लोग होते हैं, कुछ नायक होते हैं, कुछ हीरो होते हैं जो समस्याओं से लड़कर हमें बचाते हैं, हमें एक करते हैं। जैसे हमारे देश के हीरो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हैं। उसी तरह इटली के एकीकरण के हीरो कौन कौन थे? मेजिनी था, विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। इनका फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। सॉरी, ये मेजनी है, ये विक्टर इमैनुअल है, ये काउंट काबूर है, ये गैरीबाल्डी है। ये लोग क्या है? ये लोग इटली के एकीकरण के नायक है, हीरो है। इनका अलग अलग तरीका से इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। योगदानों के कारण इटली का एकीकरण हो पाया। इटली का एकीकरण लगभग 2 चरणों में पूरा हुआ। 2 चरण कौन कौन से थे? एक था प्रथम चरण, एक था द्वितीय चरण। जो पहला चरण था उसका हीरो था कौन? मेजनी था। तो मेजनी वही शख्स था जो चाहता था, सबसे पहले उसी ने चाहा कि क्या इटली का एकीकरण हो जाए। तो मेजनी
कौन था? तो मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। वन मैन आर्मी था बबुआ। साहित्यकार था, बढ़िया लेखक भी था, साहित्य का नॉलेज था उसको। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी वह राजतंत्र को जड़ से खत्म करना चाहता था। वह राजाओं का शासन नहीं चाहता था और एक योग्य सेनापति था। उसमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम थे, इसी कारण उसको बार बार इटली को छोड़कर भागना पड़ा। वह जनता से कनेक्ट तो कर पाता था, लेकिन परिस्थितियों से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाता था, तो वह हारता गया। लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया और 1834 ईस्वी में किसका स्थापना किया? यंग यूरोप का। याद रखिएगा, परीक्षा में सबसे ज़्यादा बात पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि कौन सा क्वेश्चन है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया और कब किया? 1831 में मेजनी ने किया और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में। देखो उसका क्या थॉट था, उसका सोच क्या था कि वह चाहता था कि इटली का एकीकरण तो करबे करेंगे, इसके साथ साथ पूरे यूरोप को भी एक कर देना है। इसके बाद से आएंगे हम विक्टर इमैनुअल के बारे में। विक्टर इमैनुअल कौन थे? 1848 में विक्टर इमैनुअल सर्डिनिया पीडमाउंट के शासक बने। यह वही सर्डिनिया पीडमाउंट है जो इटली का सबसे बड़ा राज्य है। वो क्यों सबसे बड़ा राज्य है? क्योंकि 1815 के वियना सम्मेलन में सर्डिनिया पीडमाउंट को एक कर दिया गया था। उसका राजा कौन बन गया? सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल उसका शासक बना, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। वह चाहता था कि उसका देश एक हो जाए और हर हाल में इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे व्यक्ति को चुना जो उसकी सहायता कर सके। विक्टर इमैनुअल ने किस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? याद रखिएगा, तो वह था काउंट काबूर। कौन था? काउंट काबूर को उसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया और जानता था वह कि काउंट काबूर ही इटली का एकीकरण कर सकता है। ये भाई साहब जो है विक्टर इमैनुअल है। इन्होंने सोचा कि किसी तरह इटली का एकीकरण करना बहुत जरूरी है, इसके लिए काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जो कि महान कूटनीतिज्ञ है और वह हर हाल में इटली का एकीकरण करके मानेगा। 1871 ईस्वी तक जो विक्टर इमैनुअल है एक ऐसा शासक था कि जिसने इटली का एकीकरण करके दिखाया। रोम का जो महल था ना, रोम का राजमहल जहां पोप रहते थे, उसको छोड़ के बाकी सभी इटली का एकीकरण इसके कार्यकाल में पूरा हुआ। तो काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था जो सर्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री बना। वह एकीकरण की बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर एकीकरण की बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। बिना आग्रह के, देखो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है कि उसने सोचा कि सर्डिनिया पीडमाउंट अगर इटली का एकीकरण अपने नेतृत्व में करेगा तो उसके लिए कुछ ट्रिक लगाने पड़ेंगे, कुछ दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा दिमाग लगाया था? तो उसने फ्रांस को समर्थन दे दिया। ऑस्ट्रिया और फ्रांस में युद्ध हुआ जिसको कहते हैं क्रीमिया युद्ध। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853-54 में हुआ था। और उसने क्या किया? फ्रांस को क्या कहा? फ्रांस ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा है। अब एक चीज और यहाँ पर देखने वाली बात है कि इटली को कोई भाव ही नहीं दे रहा था। सर्डिनिया पीडमाउंट को लोग कमजोर शासन मानते थे, कमजोर राजा, कमजोर सैनिक मानते थे। तो वह लोगों की नजर में कैसे आए? इसके लिए उसने क्या किया? नजर में आने के लिए फ्रांस को बिन मांगे समर्थन दे दिया। और फ्रांस जो था वो तो ऐसे भी जीत जाता, लेकिन फिर भी इसने अपना समर्थन दे दिया। और इससे फायदा यह हुआ कि जब फ्रांस जीता तो लोगों को ध्यान में आया कि ओहो, सर्डिनिया पीडमाउंट भी दमदार देश है और कमजोर का कोई साथ नहीं देता है। लेकिन जब दो लोग देखता है कि फलानवा मजबूत हो गया तो वह साथ देने लगता है लोग। अच्छा, एक और काम किया था उसने, नीस एवं सेवाय प्रदेश का लोभ लालच दिया फ्रांस को। फ्रांस को क्या कहा? ए फ्रांस भाई, काउंट काबूर कहा कि ए फ्रांस भाई काम करो, अगर तुम हमारा मदद करोगे ना ऑस्ट्रिया युद्ध में और हमसे ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा, हमारी सहायता करोगे तो हम तुमको 2 राज्य दे देंगे, नीस और सेवाय। खूब उसमें संसाधन है, खनिज संसाधन है। और भाई लालच में फंस के और फ्रांस ने किसका साथ दिया? इटली का साथ दिया। फ्रांस की सहायता से 1859-60 में
है ना, ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हरा दिया और 1862 तक रोम को छोड़कर सभी रियासतों का विलय इटली में करा दिया। काउंट काबूर एक ऐसा शख्स था जिसने रोम को छोड़कर सभी इटली का एकीकरण कर दिया था अपने कार्यकाल में, और 1862 में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन उठता है कि काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। गैरीबाल्डी कौन था? तो कहानी देखिए, इटली के एकीकरण का हीरो कौन हो गया? इटली के एकीकरण का हीरो हो गया मेजनी, विक्टर एमेनुअल, काउंट काबूर, और उसके बाद से आता है एक संत जैसे व्यक्ति का जिसका नाम है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था जो पेशे से नाविक था, नाव चलाता था, मल्लाह था, और किंतु सशस्त्र क्रांति के द्वारा उसने सोचा कि राजा लोग जब अपनी ही जनता पर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्रांति की आवश्यकता है। तो आम लोगों की सहायता से उसने क्रांति किया और दक्षिणी इटली के राज्यों को मिला लिया। देख लीजिए, यह जो व्यक्ति है इसकी जीवनी लिखे थे लाला लाजपत राय। तो गैरीबाल्डी कौन था? एक महान क्रांतिकारी था जो पेशे से नाविक था और सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों का एकीकरण किया। इसके अलावा उसके कुछ कार्य थे। वह मेजनी के विचार का समर्थक था, यानी कि मेजनी चाहता था कि इटली में गणतंत्र लागू हो, ना कि राजतंत्र। और विक्टर एमेनुअल कौन था? राजा था, तो राजतंत्र ऑफ कोर्स लागू करता। तो विक्टर एमेनुअल और काउंट काबूर राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन मेजनी और गैरीबाल्डी किसके समर्थक थे? तो वह गणतंत्र के समर्थक थे। बाद में कौन काउंट काबूर के प्रभाव में आ गया? गैरीबाल्डी। उसने उसके प्रभाव में आकर कहा कि ठीक है, लोकतंत्र तो चूतियों का शासन होता है, इसलिए उसने क्या कहा, सॉरी इसको ऐसे कट कर दिया जाएगा, लोकतंत्र मूर्खों का शासन होता है। काउंट काबूर ने समझाया कि उसमें फैसला देरी से आते हैं, उसलिए संवैधानिक राजतंत्र लागू किया जाएगा, संविधान से देश चलेगा लेकिन राजा ही मालिक होगा। तो उसका वो समर्थक बन गया। उसने स्वयं सेवकों की टोली बनाई, उसकी सेना बनाकर सिसिली और नेपल्स पर हमला करना शुरू किया और उसको जीत भी लिया। इस तरह से गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था और 1862 में उसने रोम पर भी हमला की योजना बना दिया। उसने सोचा कि सब इटली का एकीकरण तो हो गया, काहे न पोपे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको काउंट काबूर ने रोक दिया। इसलिए रोक दिया क्योंकि काउंट काबूर समझता था कि जब पोप पर हमला होगा तो सारी दुनिया के ईसाई देश चुप नहीं बैठेंगे, और उसने इसलिए उस विचार को त्याग कर दिया। उसने दक्षिण का राज्य लेने से मना कर दिया। जब विक्टर एमेनुअल राजा बने तो क्या कहा कि गैरीबाल्डी जी, आपने अपना मेहनत से, अपना बलबूता से हमारे दक्षिण इटली के राज्यों का एकीकरण किया है, तो आप इसका शासक बन जाइए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अलग राज्य नहीं लूंगा, आप ही राजा रहिए, इटली एक होना चाहिए, इटली एक हो जाए, मेरी यही इच्छा है। और उसने सारी संपत्ति देश को दान दे दिया और स्वयं किसान का जीवन जीने लगा। कौन? गैरीबाल्डी। इस तरह का महान क्रांतिकारी सारे संसार में बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी थी। इटली के एकीकरण की कुछ प्रमुख बातें भी हैं। 1815 में सर्डिनिया पीडमाउंट का एकीकरण हो गया। इसीलिए आप सुने होंगे जब भी राज आता होगा, विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? तो सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक था, क्योंकि 1815 में उसका एकीकरण हुआ। और एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों ने किया था। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बोनरी क्या था? तो वह एक गुप्त दल था जिसका काम था इटली का एकीकरण कराना, और उसका संबंध किससे था? तो मेजनी से था। और आपको पता होना चाहिए, एक जीके का क्वेश्चन ले लीजिए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? सबसे बड़ा देश आप लोग जानते हैं रसिया है, लेकिन सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो क्यों सबसे छोटा देश है, इसकी कहानी आप लोग समझ गए। इसलिए सबसे छोटा देश है कि वह रोम राज्य की, रोम की जो राजधानी हुआ करती थी, जो इटली का एक राज्य था, और वहाँ के शासक पोप थे। लेकिन बाद में जब फ्रांस और प्रसा में यानी जर्मनी के बीच युद्ध होना शुरू हुआ, इस मौके का फायदा उठाकर विक्टर एमेनुअल ने क्या किया? पोप के पूरा राज्य को चारों ओर से घेरवा दिया। जीतते गया, जीतते गया, जीतते गया। पोप तो अकेले लड़ नहीं सकता था, वो अपने महल में जाकर किवाड़ बंद करके सूत गया, और उतना देर तो दूर तक, जितना दूर उसका महल था उतना दूर जगह छोड़ दिया और कहा कि जाओ, अलग देश बन गया। इटली का एकीकरण किनके किनके योगदान से हुआ?
1871 तक पूरा हो गया था, जो मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी और मेक्टर एमेनुअल के योगदान से पूरा हुआ। तो ठीक है, इस पाठ का तीसरा पाठ जरूर आएगा जिसका नाम रहेगा जर्मनी का एकीकरण। धन्यवाद।